हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उवीज आर्ट क्लासेस पर। ये जो है एनसीईआरटी का क्लास है। ये एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस का चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है गति यानी कि मोशन। हम लोग अभी मोशन चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले की प्रीवियस 6 चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग प्लेलिस्ट जा करके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मोशन चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि गति चैप्टर को हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में जो है हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में तथा कुछ वस्तुओं को जो है गतिमान अवस्था में देखते हैं। ठीक है, पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती है, रक्त का प्रवाह शिराओं और धमनियों में होता है तथा मोटर गाड़ियाँ चलती है। ठीक है, परमाणु, अणु, ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं सभी गतिमान हैं। हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। ठीक है, तो हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए, ठीक है, उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं के क्या कारण हैं? क्या यह पृथ्वी के गति के कारण है? यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते हैं? ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं। जब सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति जो है बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विराम अवस्था में पाता है। ये अवलोकन क्या संकेत करते हैं? ठीक है, तो बहुत सी गतियां जटिल होती है। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यही कि कुछ वस्तुएं जो है सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान हो सकती है। कुछ घूर्णन कर सकती है एवं कुछ कंपन कर सकती है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हो। इस अध्याय में जो है हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में जो है हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारा एक्टिविटी दिया हुआ है, क्रियाकलाप। इसको न पढ़ के हम लोग इसका कंक्लूजन देखेंगे, क्योंकि ये पढ़ने में जो है समय ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गति का वर्णन। 7.1 में जो है लिखा हुआ है गति का वर्णन। ठीक है, हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। हम दूसरे निर्देश बिंदु का भी अपनी सुविधानुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए जो है हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखीय गति।
ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखीय गति। गति का सबसे साधारण प्रकार जो है सरल रेखीय गति है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। वस्तु अपनी गति O से प्रारंभ करती है, ठीक है, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है। ठीक है, एक चित्र भी दिया हुआ है 7.1, उसको भी देख लेंगे। माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में ए, बी और सी वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। पहले यह सी और बी से गुजरती है तथा ए पर पहुंचती है। इसके पश्चात जो है यह उसी पथ पर लौटती है और बी से गुजरते हुए सी तक पहुंचती है। तो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है ओ ए प्लस ए सी है, अर्थात 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर इज इक्वल टू 95 किलोमीटर है। यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, न कि गति की और दिशा की। कुछ ऐसी राशियां होती है जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। किसी भौतिक राशि का जो है अंकीय मान जो है उसका परिमाण है। इस उदाहरण के द्वारा क्या वस्तु के प्रारंभिक स्थिति O से उसकी अंतिम स्थिति C तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यह दूरी आपको A से गुजरते हुए O से C तक के विस्थापन का अंकीय मान देगा। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। वस्तु की जो है प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को जो है वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? चित्र 7.1 में दिए गए उदाहरण को लें। O से A तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी जो है 60 किलोमीटर है तथा विस्थापन का परिमाण भी 60 किलोमीटर है। O से A तथा पुनः B तक गति के दौरान तय की गई दूरी जो है 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर इज इक्वल टू 85 किलोमीटर है, जबकि विस्थापन का परिमाण जो है 35 किलोमीटर होगा। इसलिए विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर तय की गई दूरी 85 किलोमीटर के बराबर नहीं होगा। पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी। यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु गति करते हुए पुनः O तक जाती है तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है, अतः विस्थापन शून्य है। यद्यपि इस यात्रा में तय की गई दूरी जो है OA प्लस AO बराबर 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 120 किलोमीटर है। इस प्रकार जो है फ्रेंड्स, दो विभिन्न भौतिक राशियों दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक्टिविटी दिया गया है, फिर इसका कंक्लूजन है यहाँ पे। अब देख लीजिए, एक है एक समान गति और असमान गति। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक समान गति और असमान गति। माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। माना पहले 1 सेकेंड में यह 50 मीटर, दूसरे सेकेंड में 50 मीटर, तीसरे सेकेंड में 50 मीटर तथा चौथे सेकेंड में जो है 50 मीटर की दूरी तय करती है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकेंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। क्योंकि वस्तु समान समयांतराल में सामान्य दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे? क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए, भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अब है गति की दर का मापन। फिगर देख लीजिए यहाँ पे। गेंद फेंकने की चाल जो है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है 140, 143, 135, 145, 132, 130। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
हाँ, तो चित्र 7.2 में दी गई स्थिति को देखें। ठीक है, ये 7.2 पिक है। ठीक है, 7.2 चित्र है ये। इसकी स्थिति को देखें। चित्र 7.2 ए में यदि गेंद की गति 143 किलोमीटर प्रति आवर है तो इसका क्या अर्थ है, तथा चित्र 7.2 बी में दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, निर्धारित चाल है ना 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, इससे आप क्या समझते हैं। गाड़ी का सिंबल भी दिया है। तो आइए, किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेगी। किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं जो है अलग अलग समय लेगी। इनमें से कुछ तेज चलती है तो कुछ धीमे। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है। चाल का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड होता है। यह मीटर प्रति सेकंड ये सिंबल से जो है प्रदर्शित की जाती है। चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होगी, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, और वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समयावधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। अब है औसत चाल। तो देखिए, औसत चाल होता है तय की गई कुल दूरी बाय कुल समय अवधि। औसत चाल होता है तय की गई कुल दूरी बाय कुल समय अवधि। यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल होगी v बराबर s/t। यदि एक वस्तु जो है t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल v बराबर s/t होगी। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझें। एक कार 2h में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि एक कार जो है 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर है। कार पूरे समय 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से नहीं चली होगी। कुछ समय यह इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चाल से चली होगी। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे क्वेश्चन है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है। एक वस्तु जो है फ्रेंड्स 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी जो है 2 सेकेंड में तय करती है। तो पूछ रहा है वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे इसका हल दिया गया है, इसका सॉल्यूशन दिया गया है। इस सॉल्यूशन को देखना है। वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है 16 मीटर प्लस 16 मीटर इज इक्वल टू 32 मीटर है। लिया गया कुल समय जो है 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इज इक्वल टू 6 सेकेंड है। तो अब औसत चाल निकाला जा रहा है। तय की गई कुल दूरी जो है वो कितना ट्रेवल किया था बाय लिया गया समय, और टोटल कितना समय लिया गया। तो तय की गई कुल दूरी जो है हम लोगों ने निकाला वो है 16 प्लस 16 मीटर इज इक्वल टू 32 मीटर, यानी कि 32 मीटर का दूरी जो है ट्रेवल किया गया है, और दोनों मिलाकर समय जो लगा है फ्रेंड्स वो लगा है 6 सेकेंड का। तो इसका एवरेज चाल निकालने के लिए, इसका औसत चाल निकालने के लिए जो है हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इसका आंसर जो है हो जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसलिए वस्तु की औसत चाल जो है 5.33 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये है 7.2.1, ये है दिशा के साथ चाल। इस टॉपिक का नाम है दिशा के साथ चाल, यानी कि किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ जो है फ्रेंड्स दिशा को भी व्यक्त करें।
वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। अतः एक निश्चित दिशा में जो है फ्रेंड्स चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसके गति की दर के परिणाम को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये औसत वेग प्राप्त करने का फॉर्मूला दिया गया है। औसत वेग बराबर होगा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2। ठीक है, यानी कि भी ए बी इज इक्वल टू यू प्लस भी बाई 2, जहाँ भी ए बी जो है औसत वेग है, यू जो है प्रारंभिक वेग है तथा भी वस्तु का अंतिम वेग होगा। ठीक है, तथा भी जो है वस्तु का अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है, अर्थात मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप दिया गया है तो इसे नहीं देखेंगे। एक उदाहरण दिया है, इस उदाहरण को देख लिया जाए। ठीक है, यात्रा शुरू होते समय कार्य का ओडोमीटर जो है 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर जो है 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में ए टावर लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड में ज्ञात करें। तो कार के द्वारा तय की गई दूरी सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो पहले से था 2400 किलोमीटर और ट्रेवल करने के बाद हो गया 2000 किलोमीटर, तो निकाले तो ये हो गया 400 किलोमीटर। और दूरी तय करने में लगा कुल समय जो है टी बराबर ए टावर है। ओके, दूरी तय करने में लगा कुल समय जो है टी बराबर यानी टाइम बराबर ए टावर है। तो कार की औसत चाल जो है भी ए भी बराबर एस टी हो जाएगा। भी ए भी बराबर एस बाई टी इज इक्वल टू 400 किलोमीटर बाई ए टावर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा तो कार की औसत चाल जो है निकल जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर अथवा 13.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लिया जाए। ठीक है, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। ठीक है, उषा जो है 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान जो है वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो उषा की औसत चाल और औसत वेग को ज्ञात करें। तो उषा द्वारा 1 मिनट में तय की गई कुल दूरी जो है 180 मीटर है। 1 मिनट में उषा का विस्थापन जो है 0 मीटर है। तो औसत चाल बराबर होगा तय की गई कुल दूरी बाय लिया गया कुल समय। तो 180 मीटर बाय 1 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 180 मीटर बाय 1 मिनट इंटू 1 मिनट बाय 60 सेकेंड। तो हम लोग इसे सेकेंड में कन्वर्ट कर लिए तो आंसर इसका हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। फिर हम लोग औसत वेग निकालेंगे। औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बाय लिया गया कुल समय। औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बाय लिया गया कुल समय। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 मीटर बाय 60 सेकेंड। तो 0 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वेग में परिवर्तन की दर। नेक्स्ट है वेग में परिवर्तन की दर। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है।
इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, इसका मान विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा, जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। अर्थात त्वरण इज इक्वल टू होगा वेग में परिवर्तन बाय लिया गया समय। यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण निम्न होगा। ठीक है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की गति को जो है त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे घनात्मक लिया जाता है, तथा यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक मीटर s⁻⁻² है। ठीक है, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समय समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए, यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। ठीक है, तो एक उदाहरण है, आप लोग देख लीजिएगा खुद से, क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा उतना डिस्कस करेंगे तो। अब है गति का ग्राफीय प्रदर्शन। तो कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी जो है सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को प्रायः ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया जाता है। जैसे कि आपने गणित में पढ़ा है कि एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से दो चर युक्त रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी या वेग का दूसरी राशि जैसे समय पर। अब है दूरी समय ग्राफ। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष और दूरी को y अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से चल रही है, विराम अवस्था में है, इत्यादि। तो ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये x लिया गया है, ये y लिया गया है, ये दूरी है, ये समय है। तो एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ है ये। हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तब इसकी चाल एक समान होती है। अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती होती है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा है, जैसा कि चित्र 7.3 में प्रदर्शित है। ग्राफ का OB भाग यह दर्शाता है कि दूरी एक समान दर से बढ़ रही है। यदि आप y अक्ष पर विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं तो आप एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग पद का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए चित्र 7.3 में दिए गई दूरी समय ग्राफ के भाग AB को लें। बिंदु A से x अक्ष के समांतर x रेखा तथा बिंदु B से y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचें। ये दोनों रेखाएं बिंदु C पर मिलकर एक त्रिभुज ABC बनाती है। अब ग्राफ पर जो है फ्रेंड्स AC समय अंतराल T2 माइनस T1 को बताता है, जबकि BC जो है दूरी S2 माइनस S1 को बताता है। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तु A से B बिंदु तक जाने में T2 माइनस T1 समय में S2 माइनस S1 दूरी तय करती है।
अतः वस्तु की चाल निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। v बराबर हो जाएगा s2 माइनस s1 बाई टी2 माइनस टी1। हम त्वरित गति के लिए भी दूरी समय ग्राफ अंकित कर सकते हैं। सारणी 7.2 एक कार के द्वारा 2 सेकेंड के समय अंतराल में तय की गई दूरियों को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये समय दिया गया है, ये दूरी दिखाया जा रहा है कि तय की गई दूरी क्या है। ठीक है, तो करती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे असमान चाल से गतिमान किसी कार्य का दूरी समय ग्राफ के माध्यम से दिया हुआ है। तो कार्य की गति के लिए दूरी समय ग्राफ में दर्शाया गया है। ध्यान दें कि इस ग्राफ की आकृति चित्र 7 पॉइंट दिए गए ग्राफ से भिन्न है। इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ कार्य द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। इस प्रकार चित्र 7.4 में दिखाया गया ग्राफ जो है असमान चाल को व्यक्त करता है। अब है वेग समय ग्राफ। ठीक है, तो एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इस ग्राफ में समय को x अक्ष और वेग को y अक्ष पर दर्शाया गया है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय चित्र ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगी। चित्र 7.5 में एक कार जो 40 किलोमीटर पर आवर के एक समान वेग से गति कर रही है कि वेग समय ग्राफ को दर्शाया गया है। हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जा सकता है। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेर लिया गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। ठीक है, तो चित्र 7.5 से t1 और t2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए समय t1 व t2 को के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर लंबे खींचें। 40 किलोमीटर पर आवर के वेग को ऊंचाई AC या BD और समय t2 माइनस t1 को लंबाई AB से प्रदर्शित किया गया है। इसलिए समय t2 माइनस t1 में कार द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे, तो आइए देख लेते हैं। वेग समय ग्राफ के द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान लें कि एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ में बैठा एक व्यक्ति प्रत्येक 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है। कार का वेग विभिन्न समयों पर मीटर पर सेकंड व किलोमीटर पर आवर में सारणी 7.3 में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। ये फिर यहाँ पे गति के समीकरण के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे इसका फार्मूला हो जाएगा v = u + at। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं s = ut + ½ at²। 2as बराबर v² - u²। ठीक है, तो इसका यहाँ सॉल्यूशंस है इसी पे, ये भी देख लीजिए। अब यहाँ पे एक समान वृत्तीय गति के बारे में दिया गया है, इसे भी देख लेना है। जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी चैप्टर ही एंड हो चुका है। तो इस अभ्यास में हमने क्या पढ़ा है, इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या सीखा है, तो इसको देख लेते हैं। स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इसकी व्याख्या जो है तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। ठीक है, स्थिति में परिवर्तन जो है एक गति है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत है या बदल रहा है। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। ठीक है, किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या जो है निम्नलिखित समीकरणों के माध्यम से की जा सकती है। v = u + at, s = u2 + ut + ½ at²। 2as बराबर v² - u²। जहाँ u वस्तु का प्रारंभिक वेग है जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से गति करती है। इसका अंतिम वेग v और t समय में तय की गई दूरी s है। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। उसके बाद जो है ये कुछ क्वेश्चंस है। ओके,
तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप लोग उतना ही चीज़ को पढ़ें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो, एनसीईआरटी सीरीज का क्लास देखना हो, तो आप लोग हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स जो है आप सभी को मिलता रहे। चलिए फ्रेंड, तो इस सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स।